वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय दो दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे और इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस टाइप या छोटे बड़े जितने भी प्रश्न संभावित बन रहे हैं उनका अभ्यास मैं इसी वीडियो में करवाने का प्रयास करूंगा और एक ही वीडियो में पूरा अध्याय है वो कवर करने का प्रयास करूंगा। और जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रश्न बैंक है, वो प्रश्न बैंक मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न इस पार्ट में महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और अगर कोई भी शिक्षक साथी हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करें, खास करके कक्षा 12 के जो भी ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक पार्ट से संबंधित जो भी प्रश्न बैंक है उसको आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा और जिसमें इस साल जो भी संभावित प्रश्न है उनके उत्तर सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत। इस बार ये अध्याय है वो 6 अंकों का है। पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था, तो इसका सही आंसर है 1979 यानी 79 में। दूसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब की गई थी, तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 1991 में दिसंबर माह में की गई थी। तीसरा प्रश्न है सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन काफी लंबे समय तक रहा, तो वो है 70 साल। अगला प्रश्न है जून 1991 में रूस के राष्ट्रपति कौन बने, तो सही आंसर है बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण क्या था, तो आपको पता है सोवियत संघ के विघटन के कारण थे, उसमें से अंतिम और जो तात्कालिक कारण था वो एक तो राष्ट्रीय समता और संप्रभुता की भाव का उदय होना। अगला प्रश्न है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी, तो जैसे कि आपको पता है शीत युद्ध के दौरान विश्व में 2 ध्रुवीय स्थिति बनी थी। एक ध्रुव में या एक पोल जो था वो अमेरिका के वर्चस्व वाला था, प्रभुत्व वाला था, दूसरा रूस वाला था। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में जब रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस अलग गणराज्य बने, इसके अलावा 15 जो भी गणराज्य नए बने, उसके बाद में अमेरिकी प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व स्थिति बनी। यानी विश्व में अब अमेरिका का एक मात्र प्रभुत्व हो गया, यानी एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति बनी। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक रूप से कौन सी धारणा सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरी, तो उदारवादी लोकतंत्र की जो धारणा थी, यानी कि अमेरिकी जो प्रभुत्व वाली धारणा थी वो सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरी क्योंकि अधिकांश देशों ने उसको अपनाया। रूस के भी जो साम्यवादी समाजवादी प्रणाली थी या उसकी विचारधारा थी, उससे भी कई देश जो रूस से अलग होकर गणराज्य बने उन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाया। अगला था शॉक थेरेपी की सर्वोत्तम मान्यता क्या थी, तो इसकी मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना। अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल है। अगला विश्व के तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो विश्व के तेल और गैस के उत्पादक देशों में जो रूस और उससे अलग हुए जो भी देश गणराज्य है, जिसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये विश्व के तेल उत्पादक देश है। इसके अलावा जो भी अरब देश है जिसमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ये भी कुवैत है, तेल के काफ़ी बड़े उत्पादक देश है। रूस किन राज्यों को अपना निकटतम विदेश मानता है, तो मध्य एशिया के जो भी गणराज्य है जिसमें ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको अपना निकटतम विदेश मानता है। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार है वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। अगला प्रश्न यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए, यानी जो पहले सोवियत संघ था उसका पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था। अगला है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और ये दीवार 28 साल तक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करके रखी और उसके बाद में इसको बाद में ढाया गया। तो बर्लिन की दीवार है 1961 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बर्लिन के बीच में बनी, यानी बर्लिन जो शहर था, जो राजधानी थी जर्मनी की, उसी के शहर के बीच में ये दीवार 1961 में बनी और 28 साल तक एक तरह से शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में रही। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया, तो इसका भी आंसर है बर्लिन की दीवार। इसके बाद में पूर्वी जर्मनी की जनता ने, आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिराया, तो पूर्वी जर्मनी की जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। अब इस बर्लिन की दीवार से संबंधित 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला कि बर्लिन दीवार किसका प्रतीक थी, तो ये एक तरह से शीत युद्ध का प्रतीक थी। दूसरा पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। उसकी स्थापना या निर्माण कब किया गया, तो दीवार है वो 1961 में बनाई गई। कितने वर्षों तक रही, तो जैसे यहाँ से करेंगे 89 तक है, तो उसमें लगभग 28 साल तक ये बर्लिन की दीवार रही। तो इस तरीके से एक ही प्रश्न से कई तरह के प्रश्न है वो एक ही पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। अगला है रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी,
तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कौन सी पार्टी थी? तो सोवियत राजनीतिक दूरी प्रणाली की जो भी दूरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि जिसने 70 साल तक सोवियत संघ में शासन किया। अगला प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था वाले जो भी देश थे उनको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। पहली दुनिया में आपको पता है अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी देश थे, उसके गुट के जो सदस्य थे, उनको प्रथम दुनिया के रूप में जाना गया, और दूसरी दुनिया में समाजवादी खेमे के देश थे। दूसरी दुनिया का नेता कौन था? तो समाजवादी खेमे का जो भी नेता था वो सोवियत गणराज्य था, यानी सोवियत रूस था। उसके बाद में 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, 1991 में आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता? तो वो थे बोरिस येल्सिन। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल नाम है। इसमें इसको अमेरिका, उसके समर्थक जो भी देश थे, गुट थे, उन्होंने बताया था, और जिसमें अधिकांश जो यूरोप के देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो रूस के जो दो गणराज्य जहाँ हिंसक आंदोलन चले, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में मेंशन है, वो है चेचनिया और दागिस्तान। ये सारे जो प्रश्न हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, इन्हीं में से ये सारा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ, जैसे कि अस्पताल में किसी बीमार या खांसी रूप से मानसिक जो बीमार होते हैं उनको शॉक दिया जाता है, यानी बिजली के झटके दिए जाते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया आघात पहुंचाकर उपचार करना, इलाज करना लेकिन आघात पहुंचाकर। अगला एक, शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई? तो इसका उत्तर है 1990 में। अगला प्रश्न, सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था? तो सोवियत संघ की संसद का नाम ड्यूमा था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ हो गया। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के जो भी गणराज्य थे, जो खास करके उससे अलग हो गए थे, उन्होंने कौन सी पद्धति या थेरेपी को अपनाया? तो उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट एक तरह से रिक्त स्थान है जो भी एक नंबर में पूछे जा सकते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था? तो जैसे कि आपको पता है अमेरिका द्वारा बनाया गया जो सैन्य संगठन था वो नाटो था। उसी की टक्कर में या उसी का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नाम से संगठन बनाया था। अगला है, कौन सी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सोवियत राजनीति पे हावी थी और उसने 70 साल तक उसका दबदबा रहा। अगला है, किसने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने पुनर्रचना वगैरह जो भी थे, पेट्रोनिस्ट और इस तरीके के जो दो टर्म आते हैं, तो सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला है, खालिजी का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना, जिससे जो 28 साल तक 1961 में बनी हुई थी और 28 साल तक रही, 89 में जो गिरी, वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके अलावा दूसरा कुछ थोड़े से बड़े प्रश्न कि दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया? तो मैंने पहले ही बता दिया, रूस, पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को अपना रहे थे वो दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जिनका मुखिया कह सकते हैं सोवियत संघ था। सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों की नीति चलाने वाले कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। CIS का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। ये भी प्रश्न वैसे रिपीट हो गया कि किन गणराज्यों के बीच में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले रूस में? तो चेचनिया और दागिस्तान। 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने समझौते हुए द्विपक्षीय? तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है और इसमें 80 समझौते हुए थे। रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो भारत। अगला है, रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? ये रूस की बात है, सोवियत संघ की बात नहीं है, बोरिस येल्सिन। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो लिथुआनिया। तो ये जो आपका दूसरा पार्ट था, दो ध्रुवीयता का अंत, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको अभ्यास कराने का प्रयास किया। इसी तरीके से मैं प्रत्येक पार्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में, मात्र 10 या 12 मिनट में एक पार्ट का पूरा रिवीजन कर लें और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उस पार्ट से संबंधित वो सारे आपके रिवीजन हो जाए। तो एक बार वीडियो को आप जरूर देखें, अपने जो भी क्लास के साथी हैं उनको शेयर करें। अगर शिक्षक साथी कोई देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, या कोई भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट जो भी बारी में हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपनी राय जरूर दें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।